डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने विनोबा भावे के द्वारा जो ग्रामदान भूदान आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम इससे आगे जो टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है टू द नेशनल इकोनॉमी, हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट के मामले में क्या कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है कितने रोजगार उपलब्ध करवाती है और इसके क्या आउटपुट है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी हम देखेंगे। चले देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, though its share in the gross domestic product GDP has registered a declining trend from 1951 onwards. Agriculture has been the backbone of the Indian economy. तो कृषि जो है वो इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी रही है, बैकबोन रही है। इट्स शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हैज रजिस्टर्ड ए डिक्लिनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। यानी सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में एग्रीकल्चर के योगदान का अनुपात 1951 से निरंतर जो है वो डिक्लिनिंग रहा है, घटता रहा है। इसके बाद भी इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क forces was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance। लेकिन फिर भी ये 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए ये एम्प्लॉयमेंट और आजीविका का ये साधन रही। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy, having wider implications for society। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता हुआ अंश जो है वो सीरियस मैटर है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और जो प्रगति रोध होता है, प्रगति का जो अवरोध होता है वो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाता है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, सोसाइटी के लिए जो है ये अच्छा नहीं होता है। Considering the importance of agriculture in India, कृषि के महत्व को समझते हुए
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने मेड कंसंट्रेट एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। भारत सरकार ने इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए अच्छा प्रयास किया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंतर्गत जो ICAR है इसकी स्थापना की गई, इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय है उनकी भी फाउंडेशन की गई। वेटरनरी सर्विसेज भी एस्टेब्लिशमेंट की गई एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना भी इसके अंतर्गत की गई। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर बागवानी विकास इसमें किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटेरियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट ETC, इस प्रकार के जो ये सुधार किए गए भारत सरकार के द्वारा, यानी मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और जो विकास है उसको प्रेफरेंस दी गई, उसको वरीयता दी गई, गिवन प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी दी गई, इसको दी गई वेदर फोरकास्ट एंड मेटेरियोलॉजी को। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा improving the rural infrastructure was also considered essential for the same, इसी प्रकार से जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें भी इम्प्रूव किया गया। फ्रॉम द टेबल 4.1, अगर हम 4.1 का इसको हम अध्ययन करें, इट इज क्लियर, ये साफ होता है दैट though the GDP growth rate is increasing over the years, GDP में जो है increasing हुआ है, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. परंतु हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। The growth rate in agriculture has been decelerating, which is an alarming situation. इसके अलावा जो कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो अलार्मिंग सिचुएशन बताती है, ये चिंता का विषय है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंजेस, वर्तमान में जो इंडियन फार्मर्स है वो बिग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। एक तो जो इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है उसमें वो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी जो है रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है वो भी कम करने से प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। मोreover, इसके अलावा रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से देश में कृषि पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। फार्मर्स आर
withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. इसके अलावा फार्मर्स एग्रीकल्चर में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो भी डाउनफॉल हो रही है, वो भी घट रहे हैं. When farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunities in the agriculture sector? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, कृषि भूमि घट रही है, तो क्या हम एम्प्लॉयमेंट के जो अल्टरनेटिव जो अवसर है उनके बारे में हम सोच सकते हैं. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम देखेंगे. वैश्वीकरण का एग्रीकल्चर के ऊपर प्रभाव. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेनन. ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेनम नहीं है, कोई नई घटना नहीं है. कैसे नहीं है? इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन. ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी ये कॉलोनाइजेशन के समय में भी मौजूद थी. इन द 19th century, 19वीं शताब्दी में व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया, जब यूरोपीय ट्रेडर्स भारत आए थे एट दैट टाइम टू, उस समय भी ये ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो चालू थी. इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो इंडियन स्पाइसेस थे, जो भारतीय मसाले थे, वर एक्सपोर्टेड किए जाते थे टू डिफरेंट कंट्रीज. विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे. वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज थे उसमें इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते थे. एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के जो फार्मर्स थे वर एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स. वो एनकरेज होते थे इस प्रकार की जो फसल होती थी, इंडियन स्पाइसेस जो होते थे उसके लिए वो इनकरेज होते थे, प्रोत्साहित होते थे. इस प्रकार की जो फसल होती थी जिसका एक्सपोर्ट किया जाता था, तो एक्सपोर्ट होने से जो इंडियन फार्मर्स थे वो भी इंडियन स्पाइसेस के लिए इनकरेज होते थे. टिल टुडे, आज भी इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. आज भी जो इंडियन स्पाइसेस है, भारतीय मसाले हैं, वो एक इम्पोर्टेंट आइटम है ऑफ एक्सपोर्ट के फ्रॉम इंडिया. इंडिया से जो निर्यात होने वाले जो आइटम्स है उसमें ये जो इंडियन स्पाइसेस है वो इम्पोर्टेंट आइटम्स है आज भी. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल में कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश काल में अंग्रेज भारत के कपास क्षेत्र की ओर अट्रैक्टिव हुए थे और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया. जो हमारे यहाँ जो कॉटन होता था उसको रॉ मटेरियल्स के रूप में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उनके लिए वो यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था कॉटन. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया. और उस समय मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम वैरायटी की जो कॉटन थी उसकी उपलब्धता के कारण जो ये फ्लोरिश हुए, फले फूले. जो मैनचेस्टर था ब्रिटेन का और जो लिवरपूल था ये फ्लोरिश हुए, ये फले फूले. इसके कारण ड्यू टू
द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो गुड क्वालिटी का जो कॉटन अवेलेबल होता था ब्रिटेन को, उससे जो मैनचेस्टर थे, जो लिवरपूल थे, वो उसका अच्छा डेवलपमेंट हुआ, वो फ्लोरिश्ड हुए। You have read about the चंपारण मूवमेंट which started in 1917 in बिहार। आपने रीड किया होगा चंपारण मूवमेंट के बारे में, which started, जो स्टार्ट हुआ था in 1917, 1917 में ये बिहार में चालू हुआ था। उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। दिस वाज स्टार्टेड, ये स्टार्टेड किया गया था बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड। ये मूवमेंट इसलिए चालू किया गया क्योंकि बिहार के जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था टू ग्रो इंडिगो, नील की खेती करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि जो नील थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए नेसेसरी थी। इसलिए ब्रिटिश लोग इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो नील की खेती पैदा करें। विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी ये ब्रिटेन में लोकेटेड थी और इसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में नील की नेसेसरी होती थी। इसलिए ब्रिटेन वाले जो ब्रिटिश जो होते थे वो इनको फोर्स किया करते थे कि वो नील की खेती ही करे। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज, इसके कारण वो अपने परिवार के लिए फूड ग्रेन्स का उत्पादन नहीं कर पाते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन, पार्टिकुलरली आफ्टर 1990, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो 1990s में, 1990 के बाद में वैश्वीकरण के तहत द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो भारतीय किसानों को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम 1990s के बाद की बात करें तो हमारे जो इंडिया के जो फार्मर्स है वो एक्सपोज हो रहे हैं न्यू चैलेंजेस, यानी नई जो भारतीय समस्या हैं, नई चुनौतियां हैं, उनका वो सामना कर रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमारे जो इंडियन फार्मर्स है उनको चैलेंजेज करना पड़ रहा है, क्योंकि चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और इसके अलावा जो मसाले हैं, मसालों का मुख्य उत्पाद होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से कॉम्पीट करने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि उन देशों में कृषि को जो है बहुत सब्सिडीज दी जाती है। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती है वो कम दी जाती है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर हाईली सब्सिडीज एग्रीकल्चर के अंतर्गत दी जाती है। इसलिए इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारे जो इंडियन फार्मर्स है उनको उसका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स। आज हम अगर इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये क्रॉस रोड के ऊपर खड़ी है, यानी दोराहे के ऊपर खड़ी है, क्रॉस रोड के ऊपर खड़ी है, यानी इसको किधर जाना है इसको अभी तय नहीं हो पा रहा है। तो एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स के ऊपर ये
अभी हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो वहाँ खड़ी है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, भारतीय कृषि को सक्षम बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अगर इंडियन एग्रीकल्चर्स को हमको सक्सेसफुल करना है, प्रॉफिटेबल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो छोटे किसान हैं और जो सीमांत किसान हैं उनकी जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस मच। इसके अलावा हरित क्रांति भी हमारे यहाँ पर जो है चलाई गई, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने प्रॉमिस तो किया, लेकिन ये भी आज कई विवादों से घिरी हुई है, कंट्रोवर्सी से ये घिरी हुई है टुडे। इट इज बीइंग एलिज्ड दैट इट हैज कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्वीफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। अब ये कहा जाता है कि हरित क्रांति जो है वो उसमें कंट्रोवर्सीज क्यों हैं? क्योंकि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग और इसके अलावा ड्राइंग एक्वीफर्स, जो भी एक्वीफर्स है उनके सूखने से, और इसके अलावा जैव विविधता विलुप्त होने के कारण, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके वैनिशिंग के कारण भूमि का डिग्रेडेशन हुआ है। तो हरित क्रांति के दौरान जो विवाद आए हैं उनके कारण ये है कि एक तो डिग्रेडेशन हुआ है। तो डिग्रेडेशन जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है? ओवर यूज ऑफ केमिकल्स का ओवर यूज हुआ है। ड्राइंग एक्वीफर्स, जो भी जल व्रत है, जल के भंडार है, उनके सूखने से, वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने के कारण ये डिग्रेडेशन हुआ है। द की वर्ड टुडे इज जीन रिवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज जीन क्रांति एक संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें शामिल है। Impact organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन हो रहा है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ज़्यादा आज प्रचलन में है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना ही की जा सकती है। जो कारखानों में, फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स बनते हैं, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, उसके बिना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है। इसलिए आज जो है इसका प्रचलन अधिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये अधिक वोग में है, अधिक इसका प्रचलन हो रहा है। Hence, इसलिए it does not affect environment in a negative manner, इसलिए पर्यावरण पर इसका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। And smaller as the population rises,
A few conditions think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. कुछ अर्थशास्त्रियों को ये भी लगता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण जो है घटते आकार के जोतों पर यदि फूड ग्रेन्स की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा. India's rural population is about 833 million 2011. अगर हम 2011 की बात करें तो हमारी जो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन है 833 million, which depends upon 250 million हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी 833 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो 250 मिलियन हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डिपेंड है. एंड एवरेज ऑफ लेस देन हाफ हेक्टेयर पर पर्सन. अगर हम पर पर्सन की बात करें तो पर पर्सन जो डिवाइडेड होती है लैंड वो केवल हाफ हेक्टेयर होती है, यानी एक आदमी के लिए केवल हाफ हेक्टेयर ज़मीन जो है अवेलेबल हो पाती है. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न में जो है सुधार करना चाहिए, यानी उनको खाद्यान्नों के स्थान पर जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनको उगाना चाहिए. दिस विल इंक्रीज इनकम्स, इससे इंक्रीज बढ़ेगी. एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी कम होगा. पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी और आमदनी बढ़ेगी. बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल्स क्रॉप्स लाइक जेट्रोपा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन. ये जो इस प्रकार की जो फसल्स है, फ्रूट्स है, जो मेडिसिनल हर्ब्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, बायोडीजल क्रॉप्स जिसमें जेट्रोपा, जोजोबा जिनसे बायोडीजल बनाया जा सकता है, इनको इरिगेशन की कम आवश्यकता होती है. देन राइस और शुगर केन. राइस और शुगर केन की तुलना में ये जो फ्रूट्स है, इस प्रकार की जेट्रोपा है, जोजोबा है, इस एग्रीकल्चर को कम इरिगेशन की आवश्यकता होती है. इसलिए हमारे जो इंडियन फार्मर्स है उनको इस प्रकार की फसल के ऊपर ध्यान देना चाहिए. इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो ए वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स. इसके अलावा भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है. हमारे यहाँ पर जो जलवायु विविधता है, डाइवर्सिटी है क्लाइमेट के अंदर, डाइवर्स क्लाइमेट है हमारे यहाँ इंडिया में, उसका हम यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार की फसलें, कीमती फसलें उगाकर जो है हम इस डाइवर्स क्लाइमेट का उपयोग हम कर सकते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स a system of agriculture where a single crop is grown on a large area. निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को शो करता है जिसमें एक ही फसल जो है वो लार्ज एरिया में बोई जाती है, लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो वो हम देखते हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का है, स्थानांतरित कृषि का. सेकंड है प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी बागवानी कृषि. हॉर्टिकल्चर रोपण कृषि. इंटेंसिव एग्रीकल्चर और इंटेंसिव गहन कृषि.
तो हम देखते हैं, हमने प्लांटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो ग्रोन की जाती है वो ना लार्ज एरिया में की जाती है। इसमें एक ही प्रकार की जो फसल होती है उसको लंबे चौड़े क्षेत्र में इसको बोया जाता है। तो इसमें जो है जो इसका सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रब्बी क्रॉप। तो निम्न में से कौन सी रब्बी क्रॉप है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइस है, सेकंड मिलेट्स है, थर्ड ग्राम है एंड फोर्थ जो है कॉटन है। तो हम देखते हैं कि जो ग्राम है चना, गेहूं जौ चना, ये रब्बी की क्रॉप है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो इसमें राइट होगा। ये रब्बी की फसल है ग्रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप। तो इनमें से लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में हमने आपको बताया था रबी की फसल के अंतर्गत, जब हमने पल्सेस पढ़ी थी, जब हमने दालों के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे पौधे को अच्छे पोषक तत्व उनको उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इसमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो है ए वाला ऑप्शन है पल्सेज यानी दालें। तो स्टूडेंट्स, हमने एग्रीकल्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर पढ़ा। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है हमने आपको जो है ऑब्जेक्टिव बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।